ओके डन। हाँ, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरीके से काम करता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आपने आज से पहले एक नाम सुना होगा जिसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल, सुना है कभी? सुना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने हेडिंग में, और आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो लिख देना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और वोल्टिक सेल। ठीक है, तो जो भी आप कहना चाहते हैं वो करिए। ठीक है, हाँ भाई वोल्टिक सेल भी। तो मेनली क्या है कि इन दो नामों से बहुत ज्यादा फेमस है, इसके बारे में आपसे पूछा भी जा सकता है। आप चाहो तो एक और लिख लो यार, तुम नहीं तो फिर बार बार पूछते रहोगे। वोल्टिक मतलब मैंने बोल दिया, फिर भी चार अलग अलग बार पूछेंगे कि हाँ सर ये वोल्टिक सेल होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो वोल्टिक सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। अब इसमें होगा क्या, सिंपली आप समझें, आपने अगर कभी लैब में गए हो, फिजिक्स लैब में गए हो, आज से पहले फिजिक्स लैब में गए तो होगे। ठीक है, तो फिजिक्स लैब में आपने छोटे छोटे से वो देखे होंगे, सेल देखे रखे हुए, नहीं देखे, कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल एक्चुअली करते क्या है। ये क्या काम करते हैं, केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल आप समझ लो अच्छे से, ये रियल लाइफ में भी आपको समझ में आएगा। सपोज करो कि आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरी से लगा हुआ है, अभी तो पहले तो चार्ज कर रहा था, चार्ज वाली कंडीशन भूल जाओ, आपके घर में लाइट चली गई, तो वो बैटरी किसका काम करेगी, बैटरी क्या करेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, इसका मतलब क्या है, वो किस तरीके से काम कर रही है, केमिकल रिएक्शन करा रही है, और इस केमिकल रिएक्शन से आपको क्या दे रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। हम पहले की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो आपका सेकेंडरी सेल्स में आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बन गई बाय देयर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल, आपने बटन सेल देखे हैं, बटन सेल जो घड़ी में पड़ते हैं नॉर्मली, है ना, बटन सेल हो गया या पेंसिल सेल हो गया, जो आपके रिमोट वगैरह में पड़ते हैं। गलती बेटा, हम रिमोट को बहुत पीटते हैं, गलती भले ही हमारे सेल डाउन हो जाए, लेकिन हम रिमोट को पीट के उसकी बुरी हालत कर देते हैं। तो जो सेल है जो आपने रिमोट में डाला है, या जो बैटरी है आपके बटन सेल है जो आपने घड़ी में डाला है, वो आपका क्या होता है, वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रही है, जो सिस्टम को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। हाँ या ना, यहां तक किसी को कोई समस्या है इसमें, कि सर अभी भी समझ नहीं आया कि क्या होगा गैल्वेनिक सेल, क्या होगा वोल्टिक सेल? क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो जाना चाहिए मेनली तो। ओके, अब देखो क्या करना है सिंपली। अब ये जो नाम दिया है गैल्वेनिक सेल, ये पर्टिकुलरली एक टाइप का सेल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ही आता है। बट इसके अंदर जब हमने बनाया गया था, जब ये सेल पहली बार बनाया गया था, तो ये आपके दो एलिमेंट, दो अलग अलग मेटल को कंबाइन करके बनाया गया था, है ना। अब मैं आपको एक एक टर्म बताता हूं जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। अगर किसी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, तो थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है, कोई बताएगा? सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, कौन सा? थर्ड लॉ स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, तो थर्ड लॉ स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करता है, इसका मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या। मैं आपसे कह रहा हूं कि लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी थर्ड लॉ है, बट मुझे यही नहीं पता होगा कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। कोई बताएगा स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है?
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपने देखा होगा झरना, देखा झरना, किस किसने झरना देखा है? ठीक है, ओके। तो झरने से पानी क्या अपने आप गिर जाता है, या आप जाते हो कि नहीं नहीं थोड़ा सा नदी से पानी ऐसे गिराएंगे तब जाएगा आगे, या वो अपने नेचुरल प्रोसेस है? हाँ, तो जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होती हैं, जो भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होती है जिसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जो अपने आप हो जाती है, जो नेचुरली अपने आप हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे अब तुम कहोगे सर पेड़ से अगर फल गिर रहा है नीचे तो उसकी तो जो मेन रीजन है वो तो ग्रेविटी है, बट उस ग्रेविटी को आपने तो पैदा नहीं किया ना, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। उसमें क्या होगा कि वो अपने आप ही उसको खींचेगी तो वो नीचे गिरेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो जो भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें आपका एफर्ट कितना रहे? जीरो रहे, आपका कोई एफर्ट ना लगे उसके अंदर। ठीक है, डन। और स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए हमें एक इक्वेशन यूज करनी होती है जिसका नाम है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आई होप दिस इक्वेशन इज वेरी फैमिलियर टू यू। ये वाली इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि ये इक्वेशन क्या कहती है ना? यहाँ पे एक एक टर्म आपको शायद पता होनी चाहिए। डेल्टा जी आपका क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, जो डिफाइन करेगा स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को। डेल्टा एच आपका क्या हो गया? एंथैल्पी चेंज हो गया। और डेल्टा एस हमारा क्या हो गया? एंट्रोपी चेंज हो गया। और टी हमारा क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी सेकंड लॉ होता है, तो एंट्रोपी चेंज कौन सा लॉ होता है फिर प्रत्युष? वो तो फर्स्ट लॉ होता है, कह दो। तो अब हमें तुम्हें समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। तो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही बनेंगे जो आपके क्या होंगे? नेचर में स्पॉन्टेनियस होंगे। अब नेचर में स्पॉन्टेनियस, अब यहां पे समझिए स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है, सपोज करो कि मैंने दो एलिमेंट लिए, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। ठीक है, अब इस ए और बी एलिमेंट में से आपने एक टाइप की रिएक्शंस पढ़ी होंगी, कहां पे? 9th या 10th क्लास में, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये गूगल से जब तुम ना डेफिनेशन ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे पेस्ट करते हो ना, तो प्रॉब्लम यह है कि उन डेफिनेशन को तुम खुद नहीं पढ़ पाते, है ना? और ना तो आपको ये समझ में आता है कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का अलग है और केमिस्ट्री का अलग है। फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आता है, जहां पे ये कहता है कि हीट जो है वो ठंडे से गर्म की तरफ कभी मूव नहीं कर सकती विदाउट एनी वर्क डन। अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से थर्मोडायनेमिक्स। और केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि आपकी स्पॉन्टेनिटी के लिए केवल और केवल एंट्रोपी जिम्मेदार नहीं होती, एंथैल्पी भी जिम्मेदार होती है आपकी। किसके लिए? गिब्स फ्री एनर्जी के लिए या स्पॉन्टेनिटी के लिए? बट तुम्हें क्या है, तुम्हें तो गूगल दे रखा है, तो फटाफट से गूगल करो, डेफिनेशन कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, एंड सर को बताओ सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रही है चीजें। एक बात याद रखना कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो गूगल जो है वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गूगल केवल आपको क्या देता है? खूब सारी इंफॉर्मेशन की लिस्ट दे देता है, चूज आपको करना है कि सेलेक्ट आपको करना है कौन सी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। और आइंदा से मेरी क्लास में अगर गूगल रिलेटेड कुछ भी आपने पोस्ट किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। पहली बात, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप ठीक से पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है आप क्लास छोड़ के जा सकते हो। तो हम बात कर रहे थे ए और बी। ए और बी में आपको समझना यह है कि ए और बी एक्चुअली मान लेते हैं कि ए जो है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव है बी से। ए आपका क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है बी से। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी क्लास
9th या 10th में, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी किसी ने सुनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है आज से पहले? ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या करेगा, हटा देगा और उसकी जगह पे बैठ जाएगा। क्या ये नेचुरल प्रोसेस है या इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है? ये आपका कैसा है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना है। ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, हटा देगा। इसका कोई एक एग्जांपल किसी को कुछ याद हो तो? इसका कोई एग्जाम्पल कुछ भी याद हो जैसे? अच्छा, मैं एक एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास पानी है और पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा सोडियम का क्रिस्टल डाल दिया, तो क्या होगा? मेरे पास वाटर है, वाटर के अंदर मैंने थोड़ा सा सोडियम का क्रिस्टल डाल दिया, तो क्या होगा? कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, सोडियम से। हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है सोडियम से। अच्छा, मैंने पानी के अंदर कॉपर डाल दिया, कुछ होगा क्या? मैंने पानी के अंदर कॉपर डाल दिया, कुछ होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो अभी हम जब ये सेल के आगे पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं जिसको, है ना। आगे अभी हम पढ़ेंगे इसमें, और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही हम यूज करेंगे थ्रू आउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन डिस्प्लेस करेगा, कौन डिस्प्लेस नहीं करेगा, कौन आपका एक स्पॉन्टेनिटी क्रिएट करेगा, कौन स्पॉन्टेनिटी क्रिएट नहीं करेगा। बट द मेन पॉइंट इज कि आपके पास एनसीईआरटी के अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक बार जरूर अपनी आंखों से देख लें, अपनी इन्हीं आंखों से ध्यान से देखें। क्योंकि जब आप आंखों से देखेंगे और अपने मुंह से पढ़ेंगे तो आपके हाथ जो हैं वो अपने आप कॉपी पे चलेंगे और एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आपको करनी पड़ेंगी साथ साथ। तो मैंने कहा जी ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से। ए अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो किसी भी सोल्यूशन से ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा। और जब भी डिस्प्लेस करेगा तो ये तो आपकी एक स्टेप रिएक्शन हो गई, लेकिन इस सिंगल स्टेप रिएक्शन में आपका क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कभी सुना है रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन, इस रेडॉक्स रिएक्शन में मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का। सपोज करो कि मैंने क्या लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट लिया हुआ है CuSO4, और इसके अंदर मैंने जिंक के थोड़े से आपके दाने डाल दिए, ग्रेनुलस जो है जिंक के मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो हमारे पास जो मेन रिएक्शन निकल के आएगी वो आएगी आपके पास ZnSO4 प्लस कॉपर। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे क्या लग रहा है कि आपकी सिंपल रिएक्शन है, क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा इस रिएक्शन में? ये सोच पाओगे आप कभी कि सर इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज? ओहो, तौबा तौबा, ऐसे कैसे कर दिया आपने? हुआ है इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर? एक ही आंसर आया, इसके अलावा कोई आंसर अभी तक नहीं आया। आपने रेडॉक्स पढ़ा है ना 11th में, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। वहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो सीख ही गए होंगे कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। चलो नहीं सीखे तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बता दूं। कॉपर सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, और प्योर कॉपर की स्टेट होती है 0। यहाँ पे प्योर जिंक की स्टेट होगी 0 और जिंक सल्फेट में जिंक की स्टेट होगी +2। बाकी आपका कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट है वो आपका स्पेक्टेटर आयन है, ये पार्टिसिपेट कर नहीं रहा रिएक्शन के अंदर, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो कॉपर ने क्या करा है, कॉपर यहां से कन्वर्ट हुआ है इसके अंदर।
तो कॉपर अगर +2 से बेटा कन्वर्ट हुआ है 0 के अंदर, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। अगर +2 से कॉपर 0 पे जा रहा है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं या गेन करे हैं? बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे उल्टा बोल रहे हैं। यार तुम देखो इस तरीके से रिएक्शन लिखो, Cu+2 और इससे मेरे को Cu बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने पड़ेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन आपको लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने पड़ेंगे यहां पे, तभी आपको क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। और ये जो कॉपर है, ये पूरी जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इज इट क्लियर? हम कहां पे ऐड करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये हमारा यानी रिएक्टेंट साइड क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट साइड हमारा क्या होता है? राइट हैंड साइड। ये तो आपको पता ही होगा, आप लोग लिखते हैं तो ये समझ लीजिए। दूसरा आपका जिंक का देखिए सीन। जिंक का क्या है? जिंक से हमारा क्या बन रहा है? Zn+2। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो हमने भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी ऐड कर दिए। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये ऑक्सीडेशन हो गई या रिडक्शन है? दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, यहां तक आपको समझ में आ गया? अब मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता, आपने इस रिएक्शन में देखा, इस रिएक्शन में कॉपर और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इस रिएक्शन में कॉपर और जिंक में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सबको समझ में आया? अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जो ज्यादा रिएक्टिव हो रहा है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका क्या करा रहे हो आप? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं। बेटा देखो, जो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास क्या हुआ? जिंक है। जिंक हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो कम रिएक्टिव है उसका हमारा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जो कम रिएक्टिव है उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव होगा। ध्यान रखना इस बात को, जिसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज्यादा रिएक्टिव होगा, और वो अपने से कम रिएक्टिव को भगा देगा चुटकियों में वहां से। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी क्लियर टू यू, कि ये समझ लो कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो आपका क्या करेगा? कम रिएक्टिव को हटाएगा। लेकिन उस ज्यादा रिएक्टिव के लिए ये बात ध्यान में रखना है कि उसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, रिडक्शन टेंडेंसी कम होनी चाहिए। जिसकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, डेट मींस कि वो क्या करेगा? लेस वाले को चुटकियों में भगा देगा वहां से। ठीक। अब मैं ये बात तुमको आगे और समझाऊंगा जब मैं तुमको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वाली बात जो मैंने अभी ऊपर समझाई, इसको भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भूल जाओगे तो बेटा फिर से मेरे को वो बात याद दिलानी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत जो अभी तक मैंने बताया? ठीक है, आओ चलो अब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एनोड होगा, क्या कैथोड होगा। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाएंगी। और एनोड, कैथोड, ये सब चीजें आपने वैसे पहले तो सुनी होंगी। मैं अभी ये नहीं कह रहा पढ़ी होंगी, आपने सुनी तो होंगी कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये सब चीजें अगर सुनी है बस वही मेरे लिए काफी है, सुना हुआ होना चाहिए। बाकी हम पढ़ तो लेंगे ही। ठीक है, हाँ उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होता, वो आपका आगे आएगा कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है ना। चलो अब मैं एक सेल बना रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में एक सेल बनाइए।
और अगर मेरे से कोई गलतियां हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, कहीं फिर आप दिल पे ले जाए कि सर अरे आपने तो ऐसा बना दिया, अब हमारा क्या होगा, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे रश के आप फटाफट से ऐसा डायग्राम बनाइए, मैं तो मेरे से जैसा बन रहा है मैं तो वैसा बना रहा हूँ, आप अच्छा बनाइएगा। चलो, अब ये मैंने खांचा तैयार कर लिया, अब इसके अंदर मैं भरूंगा अपना अलग अलग सोल्यूशन। जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते जाइएगा, और अगर आप इसको सजाना चाहते हैं तो सजा लेना, ठीक है। ओके, चलो अब हमने ये वाली बातें हमने कर ली यहाँ पे। अब देखो क्या करना है यहाँ पे। ये मैंने जो सेल बनाया है इसको बोलते हैं जिंक कॉपर सेल बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, जिंक कॉपर सेल, ठीक है। अब जिंक कॉपर सेल में हमने क्या क्या लिया हुआ है मैं वो आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये जो हमने इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, इलेक्ट्रोड यानी ये जो सॉलिड पार्ट है इसके अंदर डिप्ड है, ये हमारा किसका है, जिंक का है, ठीक है। और ये जो आपका सोल्यूशन लिया हुआ है हमने, ये आपका एक्वस सोल्यूशन है किसका, ZnSO4 का। तो इसी के अंदर लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, दिखेगा तो है ही। ये ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हमने लिया है कॉपर का, और इसका जो सोल्यूशन हमने लिया हुआ है ये आपका है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का एक्वस। क्लियर है, ओके। अच्छा, ये जो भाई साहब बीच में हमने इन्वर्टेड यूट्यूब टाइप के बनाए हुए हैं इसको हम बोलते हैं आपका सॉल्ट ब्रिज। इसको हम क्या नाम देते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर हमने, सब जानते हैं ना गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, कोई बताएगा गैल्वेनोमीटर क्या काम में आता है। करंट का मेजरमेंट करता है या डायरेक्शन कैलकुलेट करता है। गैल्वेनोमीटर हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफाइन करता है, कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है।
और जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ये तो आप सब जानते होगे, ठीक है। ये कभी भी अमाउंट ऑफ करंट को डिफाइन नहीं करता। अमाउंट ऑफ करंट को डिफाइन करने के लिए इसके सीरीज में एक लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जिससे क्या बन जाता है, ये वोल्ट मीटर बन जाता है ना। तब आपका वोल्ट मीटर, तब ये आपका वोल्टेज पोटेंशियल कैलकुलेट करेगा। और जिसके पैरेलल में लगा देते हैं शंट, तो ये आपका अमीटर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका करंट फ्लो डिटरमाइन करता है। ये तो आपने पढ़े होंगे यार, ये तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, सब जानते ही हो आप। तो हमने ये सेल बना लिया। अब इस सेल में चीजें क्या क्या हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, है ना। ये जो आपका हमने लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है, इसको हम बोलते हैं आपका एनोड। ये जो आपका जिंक है, ये आपका किसका है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एनोड, ठीक है, कोई दिक्कत। और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल। कितने पार्ट को, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने यहाँ पे बना दिया, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अच्छा, इधर की बात करते हैं। इधर आप देखें, इसको हम बोलते हैं कैथोड। ये आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखें कि जो आपका एनोड होगा, एनोड, एनोड के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होगा, जब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो केवल आपको यह याद रखना है कि एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नेगेटिव होता है और कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, एनोड पे जो प्रोसेस होती है उसको हम हमेशा, चाहे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लगा दो, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको याद करने का जो हमें तरीका बताया गया था, आपने, आपको भी मैं बता दे रहा हूं। वैसे तो मेरे को ज्यादा आता नहीं है, फिर भी मैं तरीका थोड़ा बहुत बता देता हूं। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये नेगेटिव भी है और ये लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो हम इसको याद करने का तरीका जो यूज करते थे उसको हम बोलते थे लोन, LOAN, उधार। ये आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत ही फेमस तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, ठीक है, ये काफी फेमस है। इसके बारे में आप सब जानते होंगे कि क्या है ये। कोई दिक्कत यहां तक, अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताते जाना कि सर अभी ये समझ नहीं आया, अभी ये समझ नहीं आया, अभी ये आपने क्या पढ़ा दिया, ये भी समझ नहीं आया। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके, समझ आ गया। आइए, अब आपने ये सब लिख लिया। अब यहां से अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले एनोड हाफ सेल की बात करते हैं, सबसे पहले एनोड हाफ सेल की। और इसके बाद ना ये डायग्राम बना के इसमें थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जगह इसलिए छोड़िएगा क्योंकि मेरे को कुछ पॉइंट आगे ऐड अप करवाने हैं इसी के अंदर। तो मैं इसी डायग्राम में आपको वो पॉइंट ऐड करवाते जाऊंगा। आप लोग अपने हिसाब से जगह छोड़ के तब आप आगे काम करिएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो, अब हम बात करते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन की। एनोड हाफ सेल रिएक्शन,
अभी मैंने कहा था कि एनोड पे आपका क्या होना है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। अभी मैंने आपको बताया है कि एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो ऑक्सीडेशन के लिए आप देखो ध्यान से, बहुत प्यार से सुनना। ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस सोल्यूशन के अंदर तो आपका जिंक है, इस सोल्यूशन के अंदर आपका जिंक+2 है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? इस सोल्यूशन के अंदर आपका जिंक+2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? नहीं करेगा। तो आपका कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिंक। ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, अभी तो कॉपर तो दूसरी जगह पे है ना, कॉपर तो आपका कैथोड हाफ सेल के अंदर है, अभी हम एनोड हाफ सेल की बात कर रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे, मतलब कॉपर सल्फेट इधर नहीं आएगा और जिंक सल्फेट उधर नहीं जाएगा, ये दोनों अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, केसीएल लिया हुआ है। अभी हम ये भी पता करेंगे कि केसीएल किस तरीके से मूव करेगा, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर करते जाऊंगा। फिलहाल तो आप ये समझें कि अब अगर मेरे को एनोड हाफ सेल में रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कौन ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है। या तो आपका SO4 2 नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो सकता है, या फिर Zn ऑक्सीडाइज हो सकता है। या तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा या फिर SO4 2 नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन ध्यान से सुनना एक बात, कि यहां पे आपको दोनों में से एक को ऑक्सीडाइज करने के लिए बोला गया है। कौन कौन? या तो जिंक होगा या फिर SO4 2 नेगेटिव होगा, क्योंकि यही आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। क्या ये SO4 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाँ या ना, ये बताइए। SO4 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। रीजन क्या है? क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है, +6 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। तो केवल बचा कौन हमारे पास, केवल और केवल हमारे पास क्या बचा, जिंक बचा। अब ये जो जिंक बचा है, तो अब हम जिंक के बारे में लिखेंगे कि भाई रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, आपकी एनोड हाफ सेल की। ये जिंक क्या करेगा, सॉल्यूशन में अपने आयन को रिलीज कर देगा और 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा। इस तरीके से Zn कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यानी इस तरीके से जिंक का आयन इसमें आ जाएगा सोल्यूशन में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से मूव करेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसीलिए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं जिंक की तरफ से। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा एनोड हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखी है मैंने। ठीक है, आ जाओ। अब आते हैं सेकंड आपका कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। अब इस कैथोड हाफ सेल रिएक्शन की चर्चा करें तो आप देखें, पहले तो ध्यान से देखें कैथोड को। इस कैथोड में आपको रिडक्शन कराना है, और रिडक्शन कराने के लिए आपके पास कोई एक ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, एनायन वाला करेगा या केटायन वाला करेगा, या न्यूट्रल करेगा? ध्यान से सुनना, इस बात में ना कंफ्यूजन मत रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं। देखो कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, पहली बात, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर एनायन बन जाएगा, जो कि इंपॉसिबल है। तो ये जो सोल्यूशन के अंदर आपका Cu+2 आयन जो है, ये आपका क्या करेगा, जो भी यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हुए इधर आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई कॉपर तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, लेकिन मेटल आयन तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, हाँ या ना।
तो अगर आपका मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगी, Cu plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। आई होप दिस इज क्लियर। और कॉपर कहां डिपॉजिट होगा, कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। ओके अब मुझे ये बताओ कि सपोज करो कि मैंने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया हुआ है अभी इस कंडीशन में, तो मेरे को ये बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यानी कौन सा एनोड, कौन सा आपका हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव हो जाएगा नेचर का, और कौन सा हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव हो जाएगा नेचर का, बताओ। अभी मैंने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया, तो सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाने के बाद मैं ये पूछ रहा हूं कि ये रिएक्शन आपने कराई है कि भाई जिंक आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइज होके Zn+2 बना दिया है, और कॉपर आपका रिड्यूस होके Cu+2 से Cu बना दिया है। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन सा आपका इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव हो जाएगा और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिवली डोमिनेटेड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो मेरे हिसाब से ये आपका Zn+2 आपका आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर मिक्स होता जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, सब देख रहे हैं। Zn+2 आयन सोल्यूशन के अंदर मिक्स होता जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है। अब ये +2 आयन मिक्स होता जा रहा है, क्या एनायन की वैल्यू आप बढ़ रही है अभी सोल्यूशन के अंदर, एनायन तो SO4 उतना ही है, एनायन की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है सोल्यूशन के अंदर, नहीं हो रही है। तो एनायन अगर आपका उतना ही है बट कैटायन की वैल्यू को आप एडअप करते जाओगे, तो आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली डोमिनेटेड इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, हाँ। और कैथोड की अगर अपन बात करें तो कैथोड में से ध्यान से देखना, कॉपर+2 और SO4 नेगेटिव थे, बट हमारे पास क्या हुआ कि कॉपर+2 क्या हुआ, डिपॉजिट होता चला गया किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। किस फॉर्म में, कॉपर के फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो सोल्यूशन में कौन बचेगा, केवल सोल्यूशन में कौन बचेगा, केवल SO4 नेगेटिव। और SO4 नेगेटिव अगर बचेगा तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पे लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ गई होगी बात। अब सॉल्ट ब्रिज का काम आ गया। अब मुझे ये बताओ, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है KCl, इसमें से पोटेशियम किस तरफ मूव करेगा और क्लोरीन किस तरफ, क्लोराइड किस तरफ मूव करेगा। तो जो आपका एनायन होगा, जो आपका एनायन होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, जो आपका एनायन होगा, एनायन मतलब Cl नेगेटिव है, ये आपका किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। और जो आपका कैटायन है वो किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, Cl नेगेटिव इधर मूव करेगा और K पॉजिटिव आपका इधर मूव करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। और ये बहुत ही आसान सवाल है, जेई मेन का क्वेश्चन है कि इन सॉल्ट ब्रिज पॉजिटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, एनोड नन ऑफ दीज कांट से। तो आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव आयन किस तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ मूव करता है इन सॉल्ट ब्रिज और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। देखो ध्यान से, हमारे पास ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिवली चार्ज हो गया। हम सॉल्ट ब्रिज इसीलिए लगाते हैं कि हम क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके कंडीशन को, न्यूट्रल कर सके इन इलेक्ट्रोलाइट को। तो पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए हमें जरूरत है नेगेटिव चार्ज की, और नेगेटिव को न्यूट्रल करने के लिए हमें जरूरत है पॉजिटिव चार्ज की। इट मींस कि पॉजिटिव चार्ज जो है K पॉजिटिव,
या फिर कोई भी पॉजिटिव जो आपका सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरा हुआ है वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेगा एनोड की तरफ। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा अब। जिंक एनोड पे गैदर नहीं होगा, जिंक एनोड से खर्च होता चला जाएगा। अब यहां से इतना अगर आपको समझ में आ गया, अब मैं तुम्हें यहां पे एक और नई बात बताता हूं। जगह तो सबने छोड़ी है ना इसमें। तो ये जो आपका एनोड है, एनोड का मास मुझे ये बताओ, वेट, वेट छोड़ो, मास छोड़ो, वेट बताओ, इसका वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वेट ऑफ एनोड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। बेटा देखो, अगर हम यहां पे देखें तो जिंक का हमारा इलेक्ट्रोड था, ये जिंक के इलेक्ट्रोड में से Zn+2 आयन निकल निकल के कहां चले गए? आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हो चले गए। तो जिंक हमारा क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। जिंक हमारा क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। तो वैल्यू अगर आपकी उसकी खत्म होती जाएगी, मास उसका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो मेरे को बताओ वेट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी या फिर बढ़ेगी? वेट की वैल्यू वहां से बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। तो यहां पे लिख सकते हैं एनोड कंज्यूम, तो वेट आप यहां पे लिख देना, वेट इज डिक्रीजेस। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इधर की बात करते हैं, इधर भी आप देख लो। ये आपका कैथोड है, कैथोड पे क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो रहा है, किसका? कॉपर का। कॉपर डिपॉजिट हो रहा है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। तो कैथोड का वेट आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं वेट ऑफ कैथोड इंक्रीजेस। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट अभी वहां पे इस कॉन्सेप्ट में? किसी को कोई भी डाउट है अभी भी पूछ लो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मजा आ गया भाई। अच्छा, अब चलो अगली बात करते हैं। करंट का फ्लो किधर से किधर होगा बताओ? करंट का फ्लो किस तरफ से किस तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज कैसे इंक्रीज हुआ? बेटा अभी हमने ना सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया था। तो जब सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया था, इसका मतलब ये था कि जो आपका जिंक है वो आपका ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है? Zn+2 आयन बना रहा है। और ये Zn+2 आयन जो है वो आपका किसके अंदर जाएगा? Zn+2 आयन किसके अंदर जाएगा? सोल्यूशन के अंदर जाएगा। तो सोल्यूशन के अंदर आपका कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए मैंने लिखा था कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। जिसको न्यूट्रल कौन करेगा? Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव या एनायन कोई भी आपका न्यूट्रल करेगा। हाँ, करंट फ्लो समझ गया। अच्छा, किसी ने पूछा था जी कॉटन प्लग क्यों यूज करते हैं? कॉटन प्लग इसलिए यूज करते हैं कि जो इसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है वो एक साथ डिस्चार्ज ना हो जाए। जो भी इसके अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है वो एक साथ डिस्चार्ज ना हो जाए, आपका ऑस्मोसिस के जरिए धीरे 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 क्या होता जाए? आपका ट्रांसफर होता जाए। ठीक है। किसने पूछा था कॉटन प्लग? क्लियर हो गया? वॉइस किसी और को लैग कर रही है क्या? अच्छा, सबको क्लियर आ रही है। तो बेटा आप आयुषी, बेटा आप चेक करिए, शायद हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन, है ना? तो अब इसमें आ गया समझ में। मैंने सवाल क्या पूछा था? करंट का फ्लो।
नहीं नहीं, अभी मैं सॉल्ट ब्रिज की प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। मैं तो केवल अभी मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या एक जनरल लिया है मैंने यहाँ पे। मैं सारा कुछ करवाऊंगा, बस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। अभी हम इसी डायग्राम से पहले निपट लें कि डायग्राम के अंदर अभी और भी चीजें रह गई हैं। अब मैंने आपसे पूछा था कि करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, तो आपने कहा जी करंट का फ्लो कहां से कहां बताया था, कैथोड से एनोड की तरफ होगा, है ना, राइट टू लेफ्ट होगा। अच्छा बहुत बढ़िया, तो करंट का फ्लो तो हमारा यही होगा, करंट तो हमारा इस तरीके से मूव करेगा, बहुत सही। अच्छा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा इस तरीके से होगा, इस तरह से। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और राइट टू लेफ्ट हमारा क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है, चलो बहुत सही, यहां तक मतलब अब यहां से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा इस डायग्राम से, तो उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे, ऐसा कर लूं उम्मीद। चलो ओके, डेमो क्वेश्चन तो बिना पूछे बिना बताए अचानक से पूछे जाएंगे, अभी बता के पूछूंगा तो सब ध्यान से देंगे ना, अभी जब मैं हटाऊंगा ये डायग्राम तब समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की, तो आइए लिखिए फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, या पहले तो आप लिखिए हेडिंग सॉल्ट ब्रिज। तो आपको एक चीज तो समझ में आई होगी, सॉल्ट ब्रिज देखने में कैसा लगता है, इन्वर्टेड यूट्यूब टाइप का होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, ये लिख ही दे रहा हूं क्योंकि आपको तो नोट्स पूरे चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूं, inverted U-shaped tube filled with gel-like substance such as अगर अगर पेस्ट, ये आपका एक पेस्ट होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं अलग कलर से, अगर अगर पेस्ट, ठीक है, मिक्स्ड विद किससे मिक्स्ड करेंगे इसको, फर्टिलाइजर होता है ये नहीं पता बेटा मेरे को, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट such as KCl, KNO3, NH4Cl, K2SO4। अब यहां पे मैंने दो बातें लिखी हैं, ध्यान से देखना सॉल्ट ब्रिज के बारे में। एक तो इन्वर्टेड यूट्यूब है, आप सब जानते होंगे इन्वर्टेड यूट्यूब का मतलब है वो वाला यूट्यूब नहीं जो आप फोन में चलाते हो, ये आपका यू शेप्ड वाली है ना, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है हमारे पास। दूसरा इसमें क्या है कि अगर अगर पेस्ट को हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, अगर अगर पेस्ट को, अब ये इसलिए करते हैं ताकि जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका थिक बना रहे, है ना, बहुत जल्दी से मूव ना करे। ये जो ये आपका लिक्विड होता है, ये आपका सेमी सॉलिड लिक्विड हो जाता है। कैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड लिक्विड हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अगर आपने किसी ने नोटिस करी हो, कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है वो,
और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में वो कह रहा है KCl, KNO3, NH4Cl, K2SO4, लेकिन ये तो इनर्ट नहीं होते, ये तो एक्टिव होते हैं, तो इसको इनर्ट क्यों बोल रहा है? कोई बताएगा इसके बारे में? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। हाँ, अब देखो मैं इसी को आपको अलग से समझा दे रहा हूं, अलग आप हेडिंग डाल सकते हैं अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट लिख लीजिए अपनी कॉपी में। प्रॉपर्टीज ऑफ, चल जाए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट। अब सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगी प्रॉपर्टी, ये समझें ध्यान से। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है, इनर्ट इन नेचर। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट, चाहे कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे एनोड का इलेक्ट्रोलाइट हो, उसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट ना बनाए, बस इतना इसका मतलब है। तो ये यहां पे लिख देना, डू नॉट फॉर्म precipitate to reacts with anode cathode electrolyte। आई होप दिस इज क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा कि इनर्ट का मतलब ये है कि भाई आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करो जो रिएक्शन करके ना प्रेसिपिटेट ना बनाए, बाकी तो रिएक्शन कर जाए, बनाएगा ही बनाएगा, रिएक्शन तो करेगा ही करेगा, लेकिन सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। अगर ये सॉल्युबल फॉर्म में नहीं रहेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, तो सेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सेल बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि भाई हमारा प्रेसिपिटेट ना बने, बाकी तो सब सही चलता रहेगा। क्लियर? ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझें, सेकंड, जैसे इसमें एक एग्जांपल आप और समझ लीजिए ताकि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आपने सपोज करो कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड इलेक्ट्रोलाइट मान लेता हूं, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, ये एनोड इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास है AgNO3 का, ठीक है। और इस AgNO3 के सोल्यूशन में आपने क्या कर दिया कि अगला इलेक्ट्रोलाइट जो डाला है, मतलब जो आपने सॉल्ट ब्रिज में यूज किया है, वो आपने यूज कर लिया KCl। तो जैसे ही आप KCl यूज करोगे तो Cl किससे मिल जाएगा, Ag से, और यहां पे क्या बना देगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा। इतना आ रहा है समझ में? अब AgCl का अगर प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो ये AgCl क्या हो जाएगा, पूरे सेल में कंज्यूम हो जाएगा, और पूरे सेल में आपका बैठने के बाद ये क्या करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को चेंज करता जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉब्लम ये है कि फिर सेल वर्किंग मोड में नहीं आएगा, सेल क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। कुछ दिन या कुछ देर के लिए काम करेगा, उसके बाद सेल जितना भी उसके अंदर सिल्वर होगा वो सारा प्रेसिपिटेट हो गया, तो उसका मतलब ये सेल ब्लॉक हो जाएगा, आपका कैथोड अलग रहे, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट एक जैसे हो जाएंगे फिर, क्योंकि दोनों सॉलिड हो जाएंगे फिर, है ना, रिएक्शन नहीं मिल पाएगी। रिएक्शन तभी मिलेगी जब एक आपका एक्वस या मोल्टन स्टेट में होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो जब भी आप सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी आप सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ कभी भी हम, ये जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ कभी भी हम आपके हैलाइड आयन, आपके सल्फेट आयन का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम हमेशा नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट का प्रेसिपिटेशन नहीं होता आसानी से, नाइट्रेट की KSP की वैल्यू बहुत हाई होती है। डन? सॉरी।
अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, कैटायन एंड एनायन should have approximately same mobility। अब आप कितने लोग जानते हैं कि मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता क्या है? आपके पास ये कह रहा है कि भाई कैटायन और एनायन की दोनों की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जितनी स्पीड से कैटायन मूव करेगा उतनी स्पीड से आपको क्या होना चाहिए? एनायन मूव करना चाहिए। और ये ऐसा कब होगा? जब एनायन और कैटायन का साइज लगभग लगभग एक जैसा होगा, तब ऐसा होना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी आपकी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है ना? मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? साइज पे डिपेंड करेगी। ओके। अब मान लो साइज अगर आपका बड़ा है, तो साइज बड़ा होगा तो जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा, और जितना कम रिलैक्सेशन टाइम होगा उतना ही आपका क्या होगा बेटा? मोबिलिटी कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है। तो साइज अगर आपका छोटा है तो मोबिलिटी ज्यादा, साइज आपका बड़ा है तो मोबिलिटी कम। तो इसीलिए हम ये आपके वो वाले इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे जिसमें कैटायन और एनायन का साइज लगभग लगभग एक जैसा हो। एक जैसा तो नहीं हो सकता, बट लगभग लगभग एक जैसा हो। ऐसा नहीं करेंगे जैसे आपने क्या करा कि सीजियम फ्लोराइड यूज कर लिया। तो सीजियम फ्लोराइड अगर आप यूज करोगे तो सीजियम का साइज क्या है? बड़ा, और फ्लोराइड का साइज क्या है? छोटा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बेटा? मोबिलिटी का डिफरेंस आ जाएगा, मोबिलिटी इनकी अच्छी नहीं होगी। तो पता चला कि कैटायन तो मूव कर नहीं रहा, एनायन धड़ाधड़ मूव कर रहा है। तो एक तरफ का तो न्यूट्रल हो जाएगा सोल्यूशन, दूसरी तरफ का न्यूट्रल नहीं होगा। और न्यूट्रल अगर नहीं होगा सोल्यूशन तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। बाकी तो दो ही मेन पॉइंट है, इसी में एक पॉइंट यही है कि जो वो साइज है, साइज शुड बी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखो थर्ड पॉइंट, वो उसी से रिलेटेड है, मोबिलिटी से रिलेटेड है। डन। अच्छा, अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ओहो, कंटिन्यूअसली 1 घंटा पढ़ लिया सबने, कैसा लगा 1 घंटा पढ़ के आपको लगातार? कुछ समझ आया? प्रत्युष जस्ट चिल, कोई बात नहीं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुड, समझ आया तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ आया तो एक बार इसका रिपीट टेलीकास्ट देख लेना, हो सकता है समझ में आ जाए। ठीक है, आओ अगला है हमारे पास फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसके बारे में बात करेंगे। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ऑलरेडी मैं इसके फंक्शन आपको बता चुका हूं, फिर भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने चाहिए, क्योंकि बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई सॉल्ट ब्रिज के आखिर फंक्शन क्या है। ठीक है, ओके। चलो, पहला फंक्शन बताओ जरा जल्दी से। आपने सॉल्ट ब्रिज देखा, आपने सिस्टम देखा, आपको क्या लगता है कि सॉल्ट ब्रिज का सबसे बेसिक फंक्शन क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? न्यूट्रल करना, ओके।
रुचिका ने बताया कंप्लीट इंटरनल सर्किट, हाँ गुड, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ओके ग्रेट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल, ओके ग्रेट। सबसे पहला काम इसका क्या है कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है। पहले तो हम केवल यही देखेंगे कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो डेट मींस कि करंट का फ्लो नहीं हो सकता है ना, ये भी आप सब जानते होंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन आया था जेईई एग्जाम में कि भाई मान लो कि आपके पास सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है, मैंने सॉल्ट ब्रिज निकाल दिया, तो करंट के फ्लो में क्या चेंज आएगा? करंट सेम रहेगा, करंट डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा, करंट अचानक से इंक्रीज हो जाएगा, या सिस्टम शट डाउन हो जाएगा अचानक से? याद रखना जब भी हम क्या बोलते हैं ये आपका क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज, जब भी हम सॉल्ट ब्रिज निकालते हैं तो करंट अचानक से शट डाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्किट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रह जाता है, तो वो लीनियरली शट डाउन होता है, यानी करंट धीरे धीरे कम होकर जीरो पे आता है, अचानक से इंस्टेंट शट डाउन नहीं होता। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ही प्यारा, और आपसे इंटरव्यू कह रहा हूँ, आपका जो वाइवा होगा उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन कि अगर मैंने सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दिया देन व्हाट हैपन इन करंट स्लोप, करंट के स्लोप में क्या होगा, क्या चेंज आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में पहला फंक्शन लिखो, इट अलाउज डिक्रीजिंग हाइपरबोला, सही है, फ्लो ऑफ करंट by completing the electrical circuit। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करके ये क्या करेगा, करंट का फ्लो करेगा। दूसरा, अभी आपने बताया था मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो वो भी लिख देते हैं, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, ऑफ द टू सॉल्यूशन the two half cell। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट आप देख लीजिए, मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये इसका काम यही है क्या, सॉल्ट ब्रिज का जो हमने लिखा है ना, कंप्लीट द सर्किट, और ये हाँ वो उसका में यही होता है कि वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ही कम कर देता है, जंक्शन पोटेंशियल को, जिसकी वजह से करंट का अलाउ हो सकता है, करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। इसको कल के लेक्चर में मैं डिस्कस कराऊंगा कि एक्चुअली में करंट किस तरीके से चेंज हो रहा है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर किसका ज्यादा है, इन सब सॉल्यूशन प्रेशर किसका ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा है, इन सब की चर्चा हम कल करेंगे। और लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी हम कल समझेंगे, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अभी आज लास्ट पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा, इट प्रिवेंट्स intermixing of solution as well as ions in the two half cell which may lead to a precipitation reaction। अब इसको अगर आपको और डिटेल में समझना है इस थर्ड पॉइंट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोलॉइडल स्टेट की तरफ मूव करना पड़ेगा। जो आपका चैप्टर है शायद सरफेस केमिस्ट्री,
उसमें हमने पढ़ना है कोलॉइडल स्टेट, जहां पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा यूज आएगा। वो केवल ये कह रहा है कि भाई आपके आपके सोल्यूशन की इंटरमिक्सिंग ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉटन प्लग लगाते हैं कि केवल आपका सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट हो सके, आपका केवल आयन वहां से आ सके, नीचे से लिक्विड ऊपर की तरफ ना जा सके। पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि आपका प्रेसिपिटेशन ना हो, ये भी हम ध्यान रखते हैं कि भाई वहां पे सोल्यूशन का प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको सबको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वो पूछ सकता है। लास्ट डे मैंने एक क्वेश्चन दिया था। ओके, मुझे खुद याद नहीं है, देखते हैं। इसका पीडीएफ बेटा श्रेया एक साथ ही मिलेगा, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम आपको ये वाला पीडीएफ दे देंगे। ये वाला क्वेश्चन वो आप अवंती शायद अपडेट कर देगी वीडियो। आपको एसिटिक एसिड दे रखा है 0.01 नॉर्मेलिटी का, के की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻6। इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज 310 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, देन द कैलकुलेट लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट और कंडक्टिविटी। तो कर लिया क्या, ये वाला सवाल किया कि नहीं किया? आंसर आया? चलो बहुत बढ़िया। तो जिसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया। किस किस ने किया? मेरे को लगता है कि सेशन में बचे ही 20 बच्चे हैं, इन्हीं लोगों ने ही किया होगा, बाकी तो किया ही नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप अल्फा निकालोगे। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? √k/c। तो √k/c निकालोगे तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻4। और यानी 10⁻⁻2 आपका अल्फा आ गया। अल्फा अगर इतना आ गया तो आप निकाल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट। आपको क्या चाहिए? लैम्डा इनफाइनाइट चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी आपके पास 310 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2। ये आ जाएगा 3.1 इंटू 10 कितना आ जाएगा, -4। ये तो ये आ गया, ये आया लैम्डा इक्विवेलेंट सबका, सॉरी +4। ये वाला आ गया सबका। ठीक है। अच्छा, आपको क्या चाहिए था? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? कंडक्टिविटी का ये कहाँ होता है फॉर्मूला? के का, कापा का। सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो कापा निकालना है। सेल कांस्टेंट तो हमें पता ही नहीं है, शायद दे भी नहीं रखा क्वेश्चन में। कैसे निकालोगे? लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? याद है किसी को? यार तुम एक ही दिन में भूल गए क्या सारी चीजें? कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो वो इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो। इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
310 इंटू नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी कितनी है 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू कापा। तो आपका कितना बन जाएगा ये, कापा इज इक्वल टू 310 इंटू 10⁻⁻5 ये आएगा। आप इसको और सॉल्व कर लेना, 3.1 इंटू 10⁻⁻7 ये कापा आ गया। हो गया सॉल्व। चलिए तो ऐसे कर सकते थे, आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज करना था भर भर के, ठीक है। तो जो मैंने आज पढ़ाया है आप उसको पढ़ के आइएगा, और नोट्स तब मिलेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आपको एक ही साथ नोट्स दे दूंगा, अलग अलग नोट्स नहीं दे रहा मैं, ठीक है। आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्जी है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।